साल 2157 में इंसानियत ने बहुत तरक्की कर ली होती है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव आ चुके होते हैं और दुनिया से युद्ध, भूख और आतंकवाद लगभग खत्म हो चुके होते हैं। धरती का प्राकृतिक वातावरण फिर से ठीक हो गया है। मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लगभग हर बीमारी का इलाज संभव है और अंतरिक्ष यात्रा अब आम बात बन चुकी है। इसी समय मार्क्स नाम का एक लड़का अपनी खुद की स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा होता है। वह अपने परिवार के फोन कॉल्स से बच रहा होता है क्योंकि उसके घर वाले चाहते हैं कि वह वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। अचानक एक उल्का पिंड उसकी स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिससे स्पेसशिप को बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। अब मार्क्स के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। उसे इमरजेंसी लैंडिंग की योजना बनानी पड़ती है, लेकिन स्पेसशिप पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है और वह पास के एक अनजान ग्रह पर जाकर क्रैश हो जाती है। ठीक आखिरी समय पर मार्क्स किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और उसके पीछे उसकी स्पेसशिप जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। अब मार्क्स इस अजीब और अनजान जगह पर अकेला फंस जाता है। वह धीरे धीरे आसपास की जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। उसे वहाँ एक जली हुई आग के निशान मिलते हैं, जिससे लगता है कि यहाँ कोई पहले भी रह चुका है। इसी बीच उसे पास में एक अजीब सा जीव छिपा हुआ दिखाई देता है। मार्क्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सैनिक जेव वहाँ आ जाता है और मार्क्स पर बंदूक तान देता है। जेव किसी अजनबी भाषा में उससे बात करता है, जिसे मार्क्स समझ नहीं पाता। तभी वह अजीब जीव वहाँ से भाग जाता है। मार्क्स तुरंत अपनी बेल्ट से एक छोटा सा ट्रांसलेशन डिवाइस निकालकर अपने कान में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय जेव उसकी बेल्ट पर गोली चला देता है। इससे वह डिवाइस गिर जाता है और मार्क्स उसे खो देता है। इसके बाद जेव उसे गिरफ्तार कर लेता है और पास के एक शहर में ले जाता है। जब मार्क्स उस शहर को देखता है तो हैरान रह जाता है। वह शहर बिल्कुल पुराने समय के इंग्लैंड जैसा दिखता है, जैसा उसने इतिहास की किताबों में पढ़ा था। उसे एक लैब में ले जाया जाता है, जहाँ वैज्ञानिक उसके सिर पर एक खास हेलमेट लगाते हैं और पूछताछ के दौरान उसके दिमाग की जांच करने लगते हैं। लेकिन फिर भी वे लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पाते कि वह सच में कोई एलियन है। आखिर में वे फैसला लेते हैं कि मार्क्स को राजधानी के एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाए और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी एक सैनिक गाय को दे दी जाती है। इसी दौरान आसपास मौजूद सभी लोग अचानक जोश में आकर राष्ट्रीय गान गाने लगते हैं और सरकार के प्रति अपनी वफादारी जताने लगते हैं। लेकिन उसी समय जेव को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद अधिकारी उसे तुरंत वहां से ले जाते हैं। शहर की तरफ जाते हुए मार्क्स रास्ते में उस जगह की खराब हालत देखता है और हर कुछ दूरी पर बने बड़े बड़े टावरों को नोटिस करता है। गाय उसे बताता है कि ये टावर दुश्मनों से रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और एक टावर का बेस उड़ जाता है। इससे उसके ऊपर बना पत्थरों का हिस्सा सड़क पर गिर जाता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं और ज्यादातर ट्रक भी नष्ट हो जाते हैं। इसी बीच एक बड़ा लोहे का खंभा मार्क्स के ट्रक को चीरते हुए अंदर घुस जाता है, जिससे गाय उसके नीचे फंस जाता है। लेकिन मार्क्स तुरंत दौड़कर आता है और अपनी असाधारण ताकत से उस खंभे को खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे वे दोनों आग की लपटों में गिरने से बच जाते हैं। इसके बाद मार्क्स को पता चलता है कि कुछ विद्रोही लोग सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं से बचाव के लिए ये टावर बनाए गए थे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। राजधानी पहुंचने पर विशेष अनुसंधान मंत्री स्ट्रैड को इस घटना के बारे में पता चलता है और वह तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है कि मार्क्स को उसके ऑफिस में लाया जाए। दूसरी तरफ मार्क्स को एक खतरनाक जगह पर कैद कर दिया जाता है। वहां उसे एक पानी से भरे टैंक में डालकर उसके दिमाग की जांच जारी रखी जाती है। लेकिन तभी स्ट्रैड वहां पहुंचता है और अपने अधिकार का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों की मर्जी के खिलाफ मार्क्स को वहां से बाहर निकाल लेता है। उधर सरकारी बिल्डिंग में राज्य के अभियोजक उम्निक भी अपने लोगों को आदेश देता है कि मार्क्स से जुड़ी हर जानकारी पर नजर रखी जाए। फिर उम्निक समय देखता है, बाथरूम में छिपता है और चुपचाप उसे भी मिर्गी का दौरा पड़ता है। इसी बीच स्ट्रैड मार्क्स को लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते बंद मिलते हैं, इसलिए उसे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है। वह पहले से ही घबराया हुआ होता है और जैसे ही वह समय देखता है, उसे भी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। जैसे ही अधिकारी उसे लेने आते हैं, आसपास के सभी लोग फिर से सरकार के समर्थन में नारे लगाने लगते हैं और मार्क्स को गाली देने लगते हैं क्योंकि वह उनके साथ नहीं बोल रहा होता। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मार्क्स तुरंत वहां से भाग निकलता है। सरकारी इमारत के अंदर उसे पता चलता है कि यह पूरा देश एक तानाशाही शासन के अधीन है, जिसे कुछ रहस्यमयी लोग चलाते हैं, जिन्हें फादर्स कहा जाता है। इनमें स्ट्रैड और उमनिक भी शामिल होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक गलती करता है तो बाकी लोग उसे तुरंत मार देते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि वे लोग एक दूसरे के लिए भी कितने निर्दयी हैं।
कुछ समय तक शहर में इधर उधर भटकने के बाद मार्क्स एक बार में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात वेट्रेस राडा से होती है और उसे देखते ही वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उसी दौरान वह देखता है कि एक दूसरा आदमी राडा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर मार्क्स तुरंत बीच में आ जाता है और उसे रोकता है। वह आदमी गुस्से में आकर अपनी छड़ी से मार्क्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क्स बहुत तेजी से उसकी छड़ी छीन लेता है, उसका हाथ घायल कर देता है और उसे डराकर भगा देता है। इसके बाद पूरा दोपहर मार्क्स राडा को धरती और अंतरिक्ष के बारे में बताता रहता है। इसी बीच पता चलता है कि राडा गाय की बहन है और वह मार्क्स को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेती है, लेकिन जैसे ही वे दोनों बाहर निकलते हैं वही आदमी फिर से उनका रास्ता रोक लेता है। इस बार वह बदला लेने के इरादे से अपने साथ और लोगों को भी लेकर आता है। फिर भी मार्क्स उनसे ज्यादा तेज होता है। वह तुरंत उनके तलवार के हमलों से बच जाता है और फिर सबके साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। उनके घूंसे मार्क्स पर कोई खास असर नहीं करते और वह कुछ ही सेकंड में उन्हें हरा देता है। तभी उनके और साथी बड़े बड़े हथियार लेकर आ जाते हैं, लेकिन चाहे जितने भी लोग हों, मार्क्स अकेले ही सबका सामना करता है। अचानक एक आदमी रस्सी से उसका पैर पकड़ लेता है और दूसरे लोग चाबुक से उसकी गर्दन जकड़ लेते हैं, लेकिन मार्क्स उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी तरफ खींचता है और एक एक करके सबको हरा देता है। आखिर में सिर्फ वही छड़ी वाला आदमी बचता है जो मार्क्स पर एक छोटा सा ब्लेड वाला गोला फेंकता है, लेकिन मार्क्स उसे भी आसानी से बच जाता है। बाद में राडा के घर पहुंचने पर गाय भी वहां लौटता है। पहले तो वह मार्क्स को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मार्क्स ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह उसे वहां रहने की इजाजत दे देता है। धीरे धीरे कई दिन बीतने लगते हैं और मार्क्स यहाँ की दुनिया और लोगों की संस्कृति को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि यहाँ लोगों के विचारों को टीवी पर दिखाया जाता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। यहाँ के लोगों को यह भी सिखाया गया होता है कि वे किसी ग्रह की सतह पर नहीं बल्कि उसके अंदर रहते हैं और इस दुनिया के बाहर न कोई दूसरा ग्रह है और न ही कोई तारे। इतिहास के अनुसार अननोन फादर नाम के शासकों ने फॉलन नाम के विद्रोहियों के खिलाफ टावर का इस्तेमाल करके युद्ध खत्म किया था और देश को बचाया था। गाय अपने देश की रक्षा के लिए बहुत उत्साहित रहता है, इसलिए वह मार्क्स को भी गार्ड बनने के लिए कहता है, लेकिन मार्क्स के पास कोई पहचान या कागजात नहीं होते, इसलिए गाय को अपने कमांडर को मनाना पड़ता है कि वह जांच के बाद मार्क्स को सेना में शामिल होने दे। मार्क्स को पहले ट्रेनिंग पास करनी होती है। इस दौरान वह नारे याद करता है और अलग अलग मिशन की प्रैक्टिस करता है। उसे आग से भरे इलाकों से दौड़कर गुजरना होता है और फॉलन के प्रतीक पर गोली चलानी होती है। मार्क्स निशानेबाजी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका एक साथी कमजोर होता है, इसलिए वह उसे कुछ टिप्स देता है ताकि वह टेस्ट पास कर सके। लेकिन बाद में गाय उसे अलग से डांटता है और कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना, क्योंकि उनके अधिकारी सख्त अनुशासन चाहते हैं। घर पर मार्क्स कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करता है और गाय उसे नियमों से जुड़े सवाल पूछकर उसकी याददाश्त जांचता रहता है। वे दोनों कभी कभी हाथ से लड़ाई की प्रैक्टिस भी करते हैं। खाली समय में मार्क्स और राडा साथ में बाहर घूमने जाते हैं और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। आखिरकार एक दिन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जब मार्क्स आखिरकार सेना में शामिल हो जाता है तो उसे अपना पहला मिशन दिया जाता है, जिसमें उसे विद्रोहियों के इलाके में जाना होता है। सैनिक वहां बहुत ही बेरहमी से हमला करते हैं। वे इमारतों में घुसते हैं, बम फेंकते हैं और लोगों को मारते पीटते हैं। यह देखकर मार्क्स चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जिन्हें विद्रोही कहा जा रहा है वे असल में आम लोग हैं जो डरे हुए हैं। यह सब देखकर मार्क्स तुरंत अपनी बंदूक फेंक देता है। तभी एक आदमी छिपने की जगह से निकलकर उन पर गोली चलाता है, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है और अधिकारी मजे के लिए उसे लात मारने लगते हैं। इसके बाद मार्क्स देखता है कि दर्जनों निर्दोष लोगों को बेरहमी से पकड़कर ट्रकों में ठूंसा जा रहा है। जब मार्क्स से पूछा जाता है कि उसने अपना हथियार क्यों फेंक दिया, तो वह बताता है कि फॉलन शब्द सुनकर उसे लगा था कि वहां कोई खतरनाक जीव होंगे, न कि आम और गरीब लोग। इस पर अधिकारी विद्रोहियों को गालियां देने लगते हैं और उन्हें बेकार इंसान बताते हैं। हालांकि वे यह भी मानते हैं कि उन्हें भी दर्द होता है, लेकिन मार्क्स कहता है कि उसे खुद कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसके बाद फादर्स उन विद्रोहियों पर मुकदमा चलाते हैं जहां बहुत तेज और गर्म रोशनी के नीचे उनसे पूछताछ की जाती है। कुछ कैदी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हैं, जबकि कुछ गुस्से में आकर फादर्स को ही उनके अपराध गिनाने लगते हैं। उनके व्यवहार के आधार पर सजा तय की जाती है। कुछ को रोजमर्रा के कामों में लगा दिया जाता है तो कुछ को सीधे मौत की सजा दे दी जाती है। एक विद्रोही अपना नकली हाथ दिखाता है और बताता है कि एक गार्ड ने उसका असली हाथ काट दिया था। यह सुनकर फादर्स उसे सजा के तौर पर एक ऐसे सूट में बंद कर देते हैं जिसमें गैस भरी होती है और उसकी त्वचा जलने लगती है। यह सब देखकर मार्क्स के अंदर घिन और गुस्सा भर जाता है, लेकिन वह अपने भाव छिपाकर सब कुछ
देखता रहता है। बाद में वह गाय को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब गलत है, लेकिन गाय उल्टा अपने सरकार के कामों को सही ठहराता है। मार्क्स की साफ और खुली सोच के कारण उस पर नजर रखने वाले लोगों को आखिरकार उस पर शक हो जाता है। शाम के समय गाय और मार्क्स दोनों को इंस्पेक्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है। इसी दौरान जो उन पर नजर रख रहा था, जब उनके कमरे में पहुंचता है तब तक वे वहां से जा चुके होते हैं। जो कुछ हुआ था उसके बाद इंस्पेक्टर चाहता है कि मार्क्स अपनी वफादारी साबित करे, इसलिए वह उसे जंगल में ले जाता है और उसे 2 ऐसे विद्रोहियों को मारने का आदेश देता है जिन्हें मौत की सजा दी जा चुकी होती है। मार्क्स दिखावा करता है कि वह उन्हें गोली मार रहा है, लेकिन असल में वह उन्हें वहां से दूर ले जाकर छोड़ देता है। इसके बाद वह इंस्पेक्टर का सामना करता है और साफ कह देता है कि वह अब इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता। यह सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से में आ जाता है और गाय के रोकने के बावजूद मार्क्स पर गोली चला देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर गाय को पकड़कर वापस राजधानी ले जाता है और मार्क्स के घायल शरीर को जंगल में ही छोड़ देता है। उधर फादर्स आपस में बैठकर विद्रोहियों के हमलों को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना रहे होते हैं। तभी उमनिक एक नई बात उठाता है। वह कहता है कि यह सही मौका है कि सारे गार्ड्स को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाई जाए। इससे साफ होता है कि वह फिर से बड़े स्तर पर युद्ध चाहता है। बाकी लोग भी इस विचार को पसंद करते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि जनता को दोबारा युद्ध के लिए कैसे तैयार किया जाए। इसलिए वे लोग सोचते हैं कि शायद कोई नकली हत्या का प्रयास करवाकर लोगों को भड़काया जा सकता है। शाम के समय जंगल में मौजूद विद्रोहियों को मार्क्स मिलता है। वे उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर बहुत तेजी से ठीक हो चुका होता है। मार्क्स उन्हें धरती की मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है और समझाता है कि उनके यहाँ लोग घातक चोट जैसी चीज को समझते ही नहीं है। उसे मारने का एक ही तरीका है, सीधे सिर पर गोली मारना। इसके बदले में विद्रोही उसे सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि फादर्स असल में तानाशाह हैं, जिन्होंने जबरदस्ती सत्ता हथिया ली है। वे यह भी बताते हैं कि टावर किसी सुरक्षा के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वे रेडियो वेव्स छोड़ते हैं जिनसे लोगों का दिमाग कंट्रोल किया जाता है। इसी वजह से दिन में 2 बार सभी लोग अचानक देशभक्ति के जोश में आ जाते हैं। कुछ लोग इन तरंगों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उन्हें मिर्गी जैसे दौरे पड़ते हैं, लेकिन सरकार उन्हें खराब या असामान्य बताकर उनका शिकार करवाती है। तभी अचानक टावर से फिर वही रेडियो वेव्स निकलती है। विद्रोही तुरंत अपने मुंह में लकड़ी का टुकड़ा रख लेते हैं ताकि दौरे के दौरान वे अपनी जीभ न काट लें। उधर शहर में उमनिक भी छिपकर वही करता है। मार्क्स पर इन तरंगों का कोई असर नहीं होता, इसलिए वह बाकी विद्रोहियों की मदद करता है और उन्हें संभालता है। इसके बाद मार्क्स और विद्रोही मिलकर एक बाड़ को काटते हैं और टावर के इलाके में घुस जाते हैं। जैसे ही विद्रोही सैनिकों पर हमला करते हैं और अलार्म बज उठता है, मार्क्स बिना डरे गोलियों के बीच आगे बढ़ता है। वह निहत्थे ही सैनिकों पर टूट पड़ता है और जो भी उसके सामने आता है उसे आसानी से गिरा देता है। हमले के दौरान कुछ विद्रोही मारे जाते हैं, जबकि कुछ लोग दीवारों के पीछे छिपकर आखिरी सांस तक दुश्मनों पर गोली चलाते रहते हैं। मार्क्स किसी तरह टावर के बेस तक पहुंच जाता है और वहां कई बम लगा देता है। इसके बाद वह बाहर भागता है और छोटे छोटे रस्सों को विद्रोहियों के कपड़ों में लगे हुक से जोड़कर उन्हें घसीटते हुए बाहर निकालता है, चाहे वे जिंदा हों या घायल। मार्क्स की ताकत की वजह से वे लोग किसी तरह जंगल तक पहुंच जाते हैं और पीछे टावर एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाता है। लेकिन इस भाग दौड़ में एक और विद्रोही अपनी चोटों के कारण मर जाता है और अब वहां सिर्फ मार्क्स और एक ही साथी बचते हैं। कुछ समय बाद मार्क्स चुपके से वापस शहर में घुसता है और राड़ा से मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक पड़ोसी उसे देख लेता है और पुलिस को खबर कर देता है। जब गाय घर लौटता है तो वह मार्क्स को देखकर गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गाय उसे घर से निकालने की कोशिश करता है, तभी अचानक अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। यह देखकर मार्क्स तुरंत बाहर निकलता है और राड़ा और गाय को बचाने के लिए सैनिकों से भिड़ जाता है। वह तेजी से लड़ते हुए कई सैनिकों को गिरा देता है, लेकिन तभी राड़ा के पकड़े जाने का खतरा सामने आता है। मजबूरी में मार्क्स को खुद ही सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहां और भी कैदी होते हैं, जिनमें झेव और वह आदमी भी शामिल होता है जिसका नकली हाथ था। उधर स्ट्रैड उमनिक से मिलने जाता है। उमनिक उसे एक बहुत ही तंग कुर्सी पर बैठाता है, जिससे वह असहज महसूस करे। यह भी एक तरह की मानसिक यातना होती है। चूंकि उमनिक री एजुकेशन प्रोग्राम का जिम्मेदार होता है, स्ट्रैड चाहता है कि मार्क्स को उसके हवाले कर दिया जाए ताकि वह उस पर अध्ययन कर सके। दोनों इस बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रैड वहां से जाता है, उमनिक मार्क्स की फाइल देखता है और उसे पता चलता है कि मार्क्स पर रेडियो वेव्स का कोई असर नहीं होता। यह जानकर उमनिक लालच में आ जाता है और वह अपने लोगों को आदेश देता है कि मार्क्स को चुपचाप किडनैप कर लिया जाए, ताकि ऐसा लगे कि वह अचानक गायब हो गया। साथ ही वह स्ट्रैड को झूठा संदेश भिजवा देता है कि ऑपरेशन के दौरान मार्क्स की मौत हो गई। अगली सुबह सभी कैदियों को जंगल में काम पर ले जाया जाता है। उनका काम होता है युद्ध के दौरान बचे हुए हथियारों को इकट्ठा करना। अचानक मार्क्स
मार्क्स और उसके साथियों को कुछ डिफेंस रोबोट दिखाई देते हैं। वे तुरंत जमीन पर लेट जाते हैं क्योंकि रोबोट गोल गोल घूमते हुए लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। कैदी सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर जवाबी हमला करते हैं। धीरे धीरे वे एक एक करके उन रोबोट्स को खत्म कर देते हैं और आखिर में सभी रोबोट नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग इलाके में आगे खोजबीन करते रहते हैं। इसी दौरान जैव मार्क्स को उस अजीब जीव के बारे में बताता है जिसे उसने पहली बार यहाँ आने पर देखा था। वह कहता है कि ये खतरनाक बदले हुए इंसान हैं, जिन्हें देखते ही मार देना चाहिए, नहीं तो वे पहले ही हमला कर देंगे। कुछ देर भटकने के बाद अचानक जैव एक छिपे हुए गड्ढे में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए मार्क्स भी तुरंत नीचे कूद जाता है। नीचे उन्हें कई सुरंगें मिलती हैं, जिनसे गुजरते हुए वे एक पुराने और छोड़े गए स्थान तक पहुंचते हैं। अंधेरे में उन्हें किसी जानवर के होने का एहसास होता है, इसलिए वे बिजली चालू करते हैं और वहां कुछ पुराने उपकरण देखते हैं। इसी बीच जब वे एक स्क्रीन पर रेगिस्तान से जुड़ा कोई पुराना वीडियो देख रहे होते हैं, तभी वह जीव मौका पाकर वहां से भाग जाता है। मार्क्स जेव को उसे गोली न मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी जमीन पर पड़ी इंसानी हड्डियां देखकर वे डर जाते हैं और उसी समय वह जीव बिजली काटकर अचानक हमला कर देता है। वह जेव को बहुत जोर से पकड़ लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क्स तुरंत आगे बढ़कर उससे निहत्थे ही लड़ाई करता है। काफी संघर्ष के बाद मार्क्स उस जीव को नीचे गिरा देता है और सही समय पर जेव को बचा लेता है। बाद में जब जेव सो रहा होता है तो मार्क्स चुपचाप रस्सियां खोल देता है और उस जीव को भागने देता है। इस बात पर जो गुस्सा हो जाता है, लेकिन मार्क्स समझाता है कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है। अगली सुबह मार्क्स और जेव फिर से अपने बाकी साथियों के पास लौटते हैं और इलाके में आगे बढ़ते हैं। पेड़ों के बीच उन्हें एक छोटा लाल टैंक दिखाई देता है जो बेलों में फंसा हुआ होता है। जैसे ही वे उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, अचानक एक काला टैंक उन पर हमला कर देता है जो बहुत तेजी से चल सकता है। सभी लोग भागकर पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं और उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उनकी गोलियों का उस टैंक पर कोई असर नहीं होता। तभी मार्क्स को एक आइडिया आता है। वह लाल टैंक पर गोली चलाता है जिससे वह सक्रिय हो जाता है। जब वह काले टैंक पर हमला करता है, तब जाकर काला टैंक कमजोर पड़ता है और आखिरकार गिर जाता है। इसके बाद मार्क्स उसके नीचे घुसता है, पीछे की तरफ से अंदर चढ़ता है और उसके तार काट देता है, जिससे वह पूरी तरह बंद हो जाता है। बाद में सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और तभी मार्क्स सबको बताता है कि वह अब यहाँ से भागने वाला है। सीमा पर कड़ी सुरक्षा होने की वजह से कैदियों का भागना आसान नहीं होता, लेकिन मार्क्स एक टैंक में बैठता है और उसे लेकर दक्षिण दिशा की तरफ निकल पड़ता है। आगे बढ़ते समय रास्ते में छिपी हुई माइंस फटने लगती हैं, लेकिन उनका मार्क्स पर कोई असर नहीं होता। उधर जैसे ही उम्निक को मार्क्स के भागने की खबर मिलती है, वह अपने ऑफिस में गुस्से से पागल हो जाता है। आखिरकार मार्क्स को सड़क पर कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो कड़ी निगरानी कर रहे होते हैं। वहीं पास में उसे कुछ मारे गए विद्रोही भी दिखते हैं। वह टैंक के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन नियम के अनुसार हर वाहन की जांच जरूरी होती है। तभी एक सैनिक टैंक पर चढ़ता है और जैसे ही मार्क्स उसे देखता है, वह हैरान रह जाता है। वह गायब होता है। मार्क्स हंस पड़ता है और तुरंत उसे अंदर खींच लेता है। इसके बाद वह टैंक को आगे बढ़ा देता है, गेट को तोड़ते हुए निकल जाता है। बाकी सैनिक उस पर लगातार गोली चलाते रहते हैं, लेकिन टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जैसे ही वे अनजान इलाके में पहुंचते हैं, गाय गुस्से में आ जाता है। उसे डर होता है कि अब उसे सजा मिलेगी, इसलिए वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क्स उसे टैंक के अंदर ही रोक लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे एक बेहतर जिंदगी देगा।